नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 5 फरवरी 1990 और जन्म का समय है दोपहर 12:50 का, राजकोट, गुजरात। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। जातिका ने सोमवार के दिन जन्म लिया, माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, और मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म है। वैश्यवर्ण, देवगण, वृषभ राशि, ये भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। आइए जन्म कुंडली की ओर। वृषभ लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं, जहां लग्न में ही चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। लग्नेश बनते हैं शुक्र जाकर के कुंडली के अष्टम में, अष्टमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति जाकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठ करके किसकी राशि में बैठे हैं, तो बुध स्वयं जाकर के कुंडली के अष्टम। यहां पर बुध और गुरु ने परिवर्तन जरूर किया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस तरह के परिवर्तन को, जहां अष्टम और द्वितीय का परिवर्तन हो रहा हो, धन के मामले में तो फिर भी ठीक है, लेकिन हर मामले में ये ठीक नहीं है। यानी जो रुद्र योग है, इसका जितना श्रेष्ठ प्रभाव चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। खैर, देखा जाए तो लग्नगत चंद्रमा और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। यहां कुंडली के अष्टम में आप देखेंगे तो बुध, शुक्र, शनि और मंगल 4 ग्रह बैठे हुए हैं। जहां की शनिदेव कुंडली के अष्टम में, मैं हमेशा कहा करता हूं कि अष्टम में शनिदेव आयु वृद्धि करते हैं। अष्टमेश की दृष्टि भी अष्टम पर है, फलतः इस कुंडली में आयु वृद्धि है और शनि मंगल की यहां पर युति। मैं सीधा जातिका की कुंडली की बात आपके सम्मुख रखूं, कुंडली पर चर्चा करूं, उससे पूर्व कुछ इनकी बातें हैं। मैं बता दूं, ये चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं और शनि मंगल की युति इसमें बड़ा सहयोगी होती है। परंतु इनकी कुछ बातों को जरा सुनिए। इन्होंने लिखा है कि मेरी शादी 25 जनवरी 2015 को हुई थी और मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि 2013 से इनको देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है। नोट करिए इस पॉइंट को, 2013 से देवगुरु बृहस्पति की दशा। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु कारक नहीं होते, वरन मारक ग्रह होते हैं। तो मेरे उस सिद्धांत से, उस सूत्र से जरा रिलेट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। जब मैं ये कहा करता हूं मार्केस की दशा हो, शनि की ढैया हो, 7.5 हो, वहां विवाह का परिणाम मैंने ठीक नहीं देखा है। पॉइंट नोट करके आगे बढ़िए। तो जो 1 महीने ही टिक पाई, उस दौरान एक पंडित जी को मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी। उन्होंने कहा कि आप 16 जनवरी 2016 से पहले डाइवोर्स ले लो, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसी के चलते मैंने डाइवोर्स ले लिया और यह भी कहा कि आप 35 वर्ष तक विवाह के लिए रुक जाएं। मैंने इसके लिए विशेष रूप से अपने यहां से कार्यालय से इनको मैसेज करवाया और पूछवाया कि केवल पंडित जी के कहने पर डाइवोर्स ले लिया या कुछ कारण भी रहा होगा। तो क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पंडित जी एक चलती अच्छी खासी शादी को कह देंगे कि नहीं अब तुरंत डाइवोर्स लो, नहीं तो लोग मार ही डालेंगे और आप तुरंत आओ देखो न ताओ और डाइवोर्स ले लो। तो इनका कहना था कि नहीं, दाम्पत्य चल भी नहीं रहा था ठीक, तो इन्होंने ऐसा किया। अब इनके जो प्रश्न हैं उसके तरफ मैं आपको लेकर के चलूंगा। इन्होंने प्रश्न तो क्या पूछे हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने अपने बारे में बताई हैं। इन्होंने ये भी बताई है कि शनि यंत्र पर 23 शनिवार तक उड़द दाल के दाने मंत्र के साथ अर्पित किया। इन्होंने कुंभ विवाह, विष्णु विवाह, अंगारक स्तोत्र का पाठ 23 मंगलवार तक किया था। शिव जी का पूजन, 11 दीपक, चने के आटे के दीपक घर पर बना करके 11 गुरुवार तक पूजन किया। यानी बहुत सारे पूजा पाठ इन्होंने किया है। मैंने बरसों से गणेश जी का पूजन गुड़हल के फूल के साथ मैं करती आई हूं। प्रिय दर्शकों, इनके जो प्रश्न हैं, मैं जरा प्रश्नों को पहले इनके समझाऊं आपको, तब हम इनकी कुंडली की ओर चलेंगे। क्योंकि एक चीज आप पहले नजर डाली इस कुंडली में
केंद्र में आपको चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं जो उच्च राशि में है, लग्नगत हैं। अभी चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, ये पॉइंट है नंबर 1। और बाकी के सारे ग्रह ज्यादातर अष्टम में हैं, द्वितीय भाव में देवगुरु, नवम में सूर्य राहु की युति है। अब इनका प्रश्न है कि मेरी कुंडली में दूसरी शादी का योग कब है, दाम्पत्य सुख है, शादी चल पाएगी, क्या मुझे मांगलिक लड़का ही खोजना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और 15 अगस्त 2019 से खुद का क्लिनिक चला रही हूं, तो इस फील्ड में सफलता कब मिलेगी, सुख संपत्ति मिलेगी या कोई और करियर के बारे में अपना सुझाव। ये मुझसे और किसी दूसरे करियर के बारे में भी सुझाव चाहती हैं। मुझे 20 साल से दोनों किडनी में पथरी है पर दर्द नहीं होता, दवाई से भी नहीं निकल रहा, स्वास्थ्य के बारे में मार्गदर्शन करें। ये तो आप डरा रही हैं मुझे, ये तो आप मुझे डरा रही हैं। जब लोगों को पथरी होती है तो सीधा ऑपरेशन इत्यादि की तरफ जाने की जगह उनको कहा जाता है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, वो दवा दे देंगे और धीरे धीरे गल के निकल जाएगा। अब जो होम्योपैथ का डॉक्टर ही अपना ठीक नहीं कर पा रहा है तो मैं अब दूसरों को भी कहने से पहले सोचूंगा कि आप मेरी विचारधारा को बदल दी जो है, कैसे चलेगा ये। मैं तो अब तक यही कहा करता था, क्योंकि मैंने भी सुना ही था आज तक कि होम्योपैथ में ऐसी दवाइयाँ हैं जो गला के निकाल देती हैं। अब आपका क्या कहूँ मैं। दोनों हाथ और पैर पर काले तिल हैं और इन्होंने आगे लिखा है कि सीने पर भी लाल तिल है और मैं 14 साल की थी तब से दोनों आँखों में दूर दृष्टि के 4 नंबर हैं, मतलब आंखों पे चश्मा है इनका। क्या मेरी आंखों के नंबर का ऑपरेशन करवाना ठीक रहेगा या नहीं और कब करवाना चाहिए। बाकी इन्होंने लिखा है कि क्या कुंडली में अंगारक या विधवा योग है, उम्र के किस पड़ाव पर है, उसका उपाय बताएं। अब कौन सा विधवा, वैवाहिक जीवन टूट गया ना। वैधव्य का अर्थ हमेशा पति का मरना थोड़ी होता है। वैवाहिक जीवन का टूटना, आज आप हम लोग देखा जाए तो 21वीं सदी में है, इसीलिए, नहीं तो आप पीछे चले जाइए तो आप क्या विवाह टूटने के बारे में विचार कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। तो विवाह के लिए वैधव्य योग कोई दूसरा थोड़ी होता है। कुंडली में कौन से ग्रह को बलवान बनाने से जीवन अच्छा बन सकता है या कोई ग्रह का रत्न पहनना चाहिए। कुंडली मिलान के लिए कैसी कुंडली देखनी चाहिए, ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। मुझे कुंडली अलग से छांट कर आपको भेजने में आसानी रहे। आपने अपने वीडियो में बताया है कि हर कुंडली का एक उद्देश्य होता है, तो मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। मेहनत, पुरुषार्थ। आप वृषभ लग्न की हैं, लग्नगत चंद्रमा है और असल में देखा जाए तो लग्नगत चंद्रमा का होना निसंदेह भावुकता प्रदान कराता है, भावनात्मक स्थिति उत्पन्न कराता है। अब बाकी अगर देखा जाए तो आपके अपने जीवन का उद्देश्य देखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, तो शनिदेव अष्टम में बैठे हैं और आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आप देवगण की हैं। तो देवगण का होना जाहिर सी बात है, लोगों में सदुपदेश, ज्ञान। वैसे तो आप डॉक्टर हैं लेकिन लोगों को ज्ञान, सन्मार्ग पर चलने की राय। तो पहले तो आप अपने जीवन को ठीक करिए, तब ना दूसरों को आप मार्ग पर ले आएंगी। आइए आपकी कुंडली में मैं फिर शुरू से चलता हूं। मेरी कुंडली में दूसरी शादी का योग है और है तो दाम्पत्य सुख है या नहीं, या शादी चल पाएगी या नहीं। पहला विवाह उसके स्वामी जाकर के अष्टम में, दूसरा विवाह उसके स्वामी भी अष्टम में, देव गुरु बृहस्पति पर। यहां पर अगर आप देखें तो शनि और मंगल दोनों ही ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और देव गुरु बृहस्पति ही स्त्री की कुंडली में पति के कारक होते हैं। और ये दूसरे विवाह जब भी होगा जीवन काल में, बच्चे जितने भी होंगे, कारक उनके सदैव देवगुरु बृहस्पति ही रहेंगे। भाव भले बदल जाइए कि पहला बच्चा यहां से तो दूसरा बच्चा आप यहां से देख लीजिए, लेकिन गुरु ही उसके कारक हमेशा रहेंगे। तो गुरु पर शनि की दृष्टि, गुरु पर मंगल की दृष्टि और सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं राहु के साथ बैठा हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो विवाह में दूसरा विवाह ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगा। अब दूसरा विवाह कहां से देखा जाएगा, तो कुंडली का अगर हम नवम से देखते हैं तो उसमें भी देखिए तो सूर्य राहु अब तो एक तरह से बैठे हुए हैं। तो बहुत सुखद दाम्पत्य की चर्चा तो दूसरे विवाह में भी ये नहीं कह रहा है। नौमांस अगर आपका देखा जाएगा तो मकर लग्न का नौमांस बनता है, जहां राहु, सूर्य और मंगल सप्तम में ही बैठे हैं। वहां देव गुरु बृहस्पति अवश्य जाकर के स्वगृही हैं, पर 12वें भाव में शनि केतु के मध्य पाप कर्तरी योग में वहां भी। तो दाम्पत्य जीवन कोई बहुत सुखद परिणाम की ओर तो मुझे ले जाता नहीं दिखा रहा है। पर अब सवाल उठता है कि मैं क्या आपको अभी ही कह दूं कि आप विवाह मत करिए। देखिए, आपके पास अगर विकल्प है और कोई सही व्यक्ति मिले, आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं छांट कर कुंडली भेज सकूं। मैंने इसके लिए एक नहीं कई एक वीडियो बनाया है, उसमें से एक वीडियो तो है ऐसा जिसमें मैंने 6 बिंदुओं, आप जाकर के मेरे ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का एक जो प्लेलिस्ट है उसको ढूंढिए, उसमें देखिए मैंने 6 बिंदुओं कौन कौन से हैं जो जन्म कुंडली मेलापक में बेहद आवश्यक हैं,
जिसमें मैंने किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है वो कहा है। पहला, नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए आज के समय में, ग्रह मैत्री बेहद आवश्यक है। दूसरा, मैंने बताया है कि चंद्रमा का संबंध जरूर होना चाहिए, लग्न का संबंध होना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रख लीजिए और फिर विवाह कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट मूल रूप से है। और इसके अलावा भी मैंने नाड़ी दोष पर सबसे ज्यादा जोर दिया था कि नाड़ी दोष का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। और साथ ही साथ विवाह जब भी करिए 7.5 ढैया मार्केस न हो। तो अभी आपको 2029 तक तो मार्केस है ही, पहला विवाह भी आपका मार्केस में हुआ था, दूसरा विवाह अब देखिए तो 2029 तक तो अभी भी मार्केस है। और ऊपर से अभी देखा जाए तो ढैया 7.5 नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, अब मार्केस की जो दशा है ये अंतिम है और देवगुरु बृहस्पति इस समय लाभ भाव का फल दे रहे हैं। हालांकि ये भी छठे से छठा होता है, पर अगर आप दूसरा विवाह करना चाहती हैं तो गोचर कुंडली के हिसाब से योग चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और मैं तो सलाह यही दूंगा कि आप करिए विवाह, में मना नहीं करूंगा। जरूर आप दूसरा विवाह अगर कहीं व्यवस्थित मिलता हो तो देखिए उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर, अपने जन्म स्थान से नॉर्थ उत्तर की ओर देखिए, अगर सही लड़का मिले तो कर लीजिए विवाह। हालांकि देखिए इस पर मैं ज़्यादा लंबा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन 1 मिनट कहना चाहता हूं। मैं हमेशा एक ही बात कहा करता हूं, हालांकि कई लोग इसके विरुद्ध जाते हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस धरा से नहीं हूं, मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। मैं इस बात को जब जब कहता हूं कि भाई जब आप दूसरा विवाह करने जाते हैं तो आपके पास एक ही विकल्प होता है कि आप ऐसे किसी से विवाह करिए जो खुद भी डाइवोर्सी हो या जिसकी पत्नी न हो, तो यानी उसकी भी कुंडली में दुखद विवाह की स्थिति लगी हुई है, तभी तो उसके साथ ऐसा हुआ। अब 2 ऐसे लोगों को जोड़ दीजिए जिनका दाम्पत्य जीवन दुखद रहा है, तो वो कैसे सुखद दाम्पत्य जीवन बिता लेंगे। लेकिन कई बार लोग इस बात को बुरा मानते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे, मैं भी मानता हूं भाई, मैं ऐसा थोड़ी कि दूसरी दुनिया से आया हूं, मैं भी यहीं से हूं। मैंने देखा है, दूसरी शादियां भी लोगों की चलते देखी है मैंने तो तीसरी शादियां चलते भी देखी हैं और खूब चला है। लेकिन ये अपवाद है, जानना जरूरी है कि कई तरह की चीजें हैं कि पहले के समय में हो जाता था, अब वो आसान नहीं रह गया है। खैर, आप करिए, आपकी कुंडली में योग चल रहा है, विचार कर लीजिए। और लड़का, रही बात मांगलिक का, मिल जाए तो अच्छी बात है। जब कुंडली मैच करके करने की बात आप सोच रही हैं तो मांगलिक मिल जाए तो और अच्छा है, क्योंकि आपको पंडित जी ने कहा था उस समय जब आप इतना सुन के, अब इतना गहराई से ये भी जानना जरूरी कि कितना बुरा चल रहा था कि आपने ये तक मान लिया कि वो जान से मार देंगे। लोग जान से मार देना ठीक है, आपकी कुंडली के अष्टम में शनि मंगल की युति है, ऑलरेडी दुर्घटना और एक्सीडेंट जीवन जाने के योग हैं, परंतु आपकी कुंडली में क्षीण आयु के कोई योग नहीं है, क्योंकि शनिदेव वहां पर बैठे हैं, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही, तो क्षीण आयु नहीं है। अब देखा जाए तो यहाँ चंद्रमा लग्न का मान जरूर 2 अंश है, पर फिर भी इसके बावजूद आयु की बात कोई टेंशन वाली नहीं है। अब रही बात आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर का होना और इस फील्ड में, देखिए अब आपको भी मैंने क्या कहा कि आप एक चाहती, आपने पूछा ना मुझसे जीवन का उद्देश्य क्या है, लोगों की मदद करिए, सदुपदेश करिए। अब सवाल उठता है कि सदुपदेश का क्या मतलब है? आप कल से कथाबाजिका बन जाइए? नहीं, कथाबाजिका क्यों बनेंगी? आप जो है वही रहिए, आप जो है वही रहिए। मेडिकल के फील्ड से भी तो लोगों की मदद की जा सकती है। मैंने शूद्र वर्ण की कुंडली के लिए कहा था कि ये सेवा की कुंडली है। ऐसा नहीं कि जो देवगण के हैं वो सेवा नहीं कर सकते हैं, वो सेवा भी कर सकते हैं और लोगों को सही ज्ञान भी दे सकते हैं। तो ज्ञान और सेवा दोनों साथ साथ चल सकती है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी दूसरे फील्ड में जाइए। लग्न 2 अंश पर है, सूर्य आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो 22 और चंद्रमा आपकी कुंडली में 25 अंश पर, 10 घर आगे शनि नौमांश में आपके वृश्चिक राशि में बैठे हैं। मंगल से संबंधित काम, बिल्कुल परफेक्ट, मंगल से ही संबंधित काम। आप मेडिकल के फील्ड में रहिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा भी कोई बुरा नहीं, इसी फील्ड में रहिए और इसी में सफलता मुझे लगता है आपको मिल जाएगी। बाकी आपने लिखा मुझे 20 साल से दोनों किडनी में पथरी है पर दर्द नहीं होता, दवाई से भी नहीं निकल रहा। आप पता कर लीजिए भाई, होम्योपैथ में कोई दवा हो इसको गला के निकालने की तो निकाल लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अभी मार्केस का समय है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। दोनों हाथ और पैर पर काले तिल, तो हाथ में तिल, लड़की हैं तो आप हालांकि कार्यक्षेत्र में हैं तो दाहिने हाथ का तिल बढ़िया है, बाएं हाथ के तिल से थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति हो जाती है। बाकी सीने पर लाल रंग का तिल ऐश्वर्याराम की जीवन जीने के लिए बाध्य करता है, लग्जरियस जीवन की चाहत रखवाता है, भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो कोई बुरा नहीं है। और 14 साल की थी तब से आपको दोनों आंखों से संबंधित परेशानी आपने बताया है। यहाँ देखा जाए तो जन्म कुंडली का ये 12वां और ये दूसरा, और सूर्य यहाँ पर देखिए तो ये आंखों से संबंधित परेशानी। आपने जो दूरदृष्टि की बात की है, मैं तो समझता हूँ कि आप इसके लिए भी सूर्य की पहले तो आराधना करिए और चाक्षुषोपनिषद का पाठ करिए। चाक्षुषोपनिषद के पाठ से भी नेत्र की जो पीड़ा होती है वो स्थिर हो जाती है। तो ये जो 14 साल से आपके 4 नंबर हैं, ये धीरे धीरे कम भी हो सकते हैं। और फिर देखिए एक और बात,
जब बात योगाभ्यास की आती है तो ये आमतौर पर एक व्यक्ति सोच लेता है कि अब बस मुझे सन्यासी बन जाना है। नहीं, सन्यासी नहीं बनना, और अगर बनना ही है तो देख ही रही हैं आपकी कुंडली में उसके भी प्रमाण उपलब्ध है। हालांकि वो मूलतः इन 3 भावों में माना है, लेकिन कुंडली में इसके भी प्रमाण है कि कहीं भी 4 ग्रह की युति हो तो वो एक तरह से देखा जाए तो वैराग्य योग बना देता है। जन्म कुंडली का चौथा और जन्म कुंडली का 12वां और जन्म कुंडली का 8वां, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कुंडली में स्ट्रेंथ बलाबल कहां दिखाई पड़ रहा है, तो सारे के सारे ग्रह तो यही अष्टम में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। तो अष्टम में ज्यादातर ग्रहों का होना ये एक तरह से देखा जाए तो वैराग्य की ओर आपको प्रवृत्त करा रहा है। तो वैराग्य की पहली सीढ़ी यही है कि स्वस्थ शरीर। अच्छा, कमाल की बात आपको बताता हूं, बहुत कमाल की बात। भोगी अपने शरीर का ध्यान रखते हैं पर असल में वो ध्यान तो कभी रख ही नहीं पाते, जबकि योगी अपने शरीर का बहुत अच्छा ख्याल रखता है क्योंकि योगाभ्यास करता है। तो आपको सबसे पहले योगी बनते हुए अपने शरीर का विशेष ख्याल रखना होगा। अगर किडनी में दर्द नहीं है तो भी उसको क्यों छोड़कर रखना। जो जीवन में स्वास्थ्य में जब भी कोई परेशानी हो, अब मैं डॉक्टर को क्यों ये सिखा रहा हूं, लेकिन उसको शरीर में जगह देने की आवश्यकता नहीं है। रोग को शरीर में जगह देना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी तो है नहीं। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, शरीर का विशेष ख्याल रखिए, और अगर आप ऐसा करती हैं तो आंखें भी आपकी धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाएंगी। सूर्य आपकी कुंडली में 22 अंश पर है, नौमांश में ये सूर्य सप्तम में है, नीच के समान फल दे रहे हैं, इसीलिए ऐसी परेशानी है। आपके लग्नेश अष्टम में बैठे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व बहुत एक अद्भुत मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि जब भाग्येश कुंडली में लग्न में हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। तो फिर वैराग्य का स्वामी ये धर्म से एक तरह से जुड़ा ही हुआ है, लग्न में हो जाए तो इतना बुरा क्यों है। असल में देखा जाए तो आपकी कुंडली आपको मूलतः एकाकी जीवन जीने के लिए ही बाध्य कर रही है, परंतु आप हो नहीं पाएंगे ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि षडबल में सबसे बलवान आपका शुक्र है, और शुक्र षडबल में जब सबसे बलवान है तो वो पूर्णतः धर्म के मार्ग पर नहीं जाने देगा। और अभी अभी आपने ये भी बताया कि लाल तिल का होना ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से सुखों के भोग की ओर ही ज्यादा प्रवृत्त कराता है। पर मेरी राय है कि आप सुख की ओर जाने के लिए कई सारे मार्ग हैं, उसमें से एक मार्ग यही है कि सन्मार्ग पर चलते हुए आप इसी फील्ड से काम करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, लोगों को सदुपदेश देते हुए, और फिर अपने मार्ग में अपने जीवन में बढ़िए और आप अपने खुद भी रोग से उससे बाहर आ जाएंगी। तो सूर्य की आराधना करिए और ये ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा, आप डॉक्टर हैं, ज्यादा जानकार हैं, अगर ऑपरेशन कराना ही एकमात्र विकल्प है तो अलग बात, नहीं तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि चाक्षुषोपनिषद का पाठ करिए और ध्यान दीजिए। मुझे लगता है धीरे धीरे योगाभ्यास इत्यादि से वो जरूर ठीक हो सकता है, होना ही चाहिए। क्या कुंडली में अंगारक या विधवा योग है? शनि मंगल की युति को भी अंगारक योग के रूप में ही देखा गया है। रही बात वैधव्य की, तो अष्टम में मंगल वैधव्य योग बनाते हैं, लेकिन आपका वो काम हो चुका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अगर दूसरा विवाह करें तो इस मंगल को मत देखिए, इस मंगल को नजरअंदाज कर दीजिए। अगर आपको ये ज्ञान कोई देता भी है और किसी को भी कोई ये ज्ञान देता है कि ऐसी स्थिति में है मंगल, वैसी स्थिति में है मंगल, मत ध्यान दो, आपका मंगल नौमांश में भी नीच का है, तो आप बिल्कुल जब भी विवाह करिएगा कुंडली मैच करके करिएगा, और लड़का मांगलिक मिल जाए तो अति उत्तम। कुंडली में कौन से ग्रह को बलवान बनाने से जीवन अच्छा बन सकता है, ये अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए आपकी कुंडली में हम ये देखें तो षडबल में सबसे बलवान कौन है? शुक्र है। अब जरा गौर करिए, वो शुक्र बैठे कहाँ है? तो अष्टम में। वैसे देखा जाए तो आपकी कुंडली के अष्टम में शुक्र हैं और वो द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां कालपुरुष की कुंडली में वृषभ राशि बनती है। गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध इस कुंडली में बन रहा है, यानी मार्केश लग्नेश का दृष्टि संबंध बन रहा है। तो जीवन में दो बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। आज मैं ज्योतिष के बड़े गंभीर तथ्य आपको समझा रहा हूं। ज्योतिष क्या है? वेद का नेत्र है। अब अगर हम भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रबल मार्केश की स्थिति थी, ये प्रबल मार्केश है भी, क्योंकि शुक्र जो है इस कुंडली के मारक ग्रह, और वो लग्नेश हैं और वो मारक ग्रह गुरु से दृष्ट हो रहे हैं। तो लग्नेश पर मार्केश की दृष्टि का पड़ जाना वो कहीं ना कहीं और मारक स्थिति उत्पन्न कराएगा। ज्योतिष में एक शनि के बारे में मैंने क्या सिद्धांत बताया था कि शनिदेव ऐसे मार्केश ग्रह हैं कि कारक भी हों पर मारक के भाव में मार्केश से संबंध बना करके स्वयं प्रबल मारक बन जाते हैं। तो यहां पर प्रबल मारक शनि भी बन रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्योतिष के एक दूसरे दृष्टिकोण से आ जाइए, ये वेद का नेत्र है और त्याग, तपस्या। देखिए कई बार लोग, मैं समझा नहीं पाता, या शायद लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं हर कुंडली को आध्यात्म की ओर ले जाने की बात करता हूं। क्या लगता है आपको ऐसा हो सकता है और हर कुंडली चली जाएगी? असंभव है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म बीत जाते हैं, एक बार मुंह से मरते समय राम नहीं निकल पाता, और मैं सब कुंडली को सन्यासी थोड़ी बनवा सकता हूं, ऐसा नहीं है। फिर इस तरह की कुंडलियां जहां विवाह टूटी हूं, मैं ऐसी बातें क्यों करता हूं? असल में इसलिए करता हूं क्योंकि अगर विवाह टूटा है तो यह भी तो कहीं ना कहीं प्रकृति की इच्छा होगी। परमात्मा यही चाहते थे
तो मैं क्या दूसरे सामने वाले का दूसरा विवाह न होने दूं, सबका दूसरा विवाह तोड़वा दूं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। क्या कभी आपने सुना है कि मैंने किसी को दूसरे विवाह से मना किया है? नहीं, जब तक अति ऐसी कुंडली न निकल जाए कि वहां करना ही नहीं चाहिए, तब तक मैंने मना नहीं किया। पर इस तरह की बात, अब यहां ये दिखा रहा है कुंडली कष्टम में 4 ग्रह बैठे हैं, एकाकीपन वाला जीवन इनका दिखा रहा है। मेरी राय है कि आप विवाह करिए, पर विवाह का वो परम सुख मिल जाए उसकी तरफ मत भागिए। यानी पहले से ही तय रखिए कि अब जो मेरा विवाह होगा एक प्रकार का एक समझौता है, बस जीवन को चलाने के लिए एक उम्मीद रख लेना है कि नहीं अब बाहों में बाहें डाल के गाना गाएंगे, उसको निकाल दीजिए दिमाग से। बाकी आपने जो ये लिखा है कि किस ग्रह को बलवान करूं, तो मेरे हिसाब से इस कुंडली में अगर बलवान आप करना चाहती हैं तो आपके षडबल में सबसे बलवान शुक्र हैं। भोग पर नियंत्रण और योग की वृद्धि, शुक्र को आप बलवान करिए, कोई नुकसान नहीं होगा। कबूतरों को दाना डालिए। शुक्र के मंत्र का आप जब भी कर सकती हैं, ओम द्राम द्रीम द्रौं सह शुक्राय नमः। चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा भी पहन सकती हैं, इससे भी फायदा आपको मिलेगा। और कुंडली मिलान में मैंने अभी बताया 6 बिंदु हैं जिनके वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। आप मूलतः कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि नाड़ी दोष, अगली जो कुंडली हो और उसमें ग्रह मैत्री जरूर देख लीजिएगा, लग्न और चंद्रमा का संबंध देख लीजिएगा, और जातक मांगलिक मिल जाए तो आपके लिए समझ लीजिए अति उत्तम। इन 5 पॉइंटों को भी अगर आप ध्यान रख लें तो आप विवाह कर लीजिए। और बाकी आपने अंत में लिखा है जीवन का उद्देश्य वाला वही प्रश्न था। देखिए, जीवन का उद्देश्य बस मेरी नजर में यही है। आपके प्रकृति कई बार हमें इशारा देती है और वो इशारा एकदम सीधा सीधा ऐसा नहीं होता, और कई बार हमारी समझ में नहीं आता है। तो ये भी एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि जिनके जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ गई है, सबको प्रकृति यही चाहती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस सब सन्यासी बन जाओ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद मेरे पास कुंडलियां ही वैसी आ रही हैं जिनमें मुझे अंततोगत्वा एकाकीपन वाला जीवन ही दिखाई पड़ता है। हालांकि इनकी कुंडली में मैं एकाकीपन नहीं कह रहा हूं, इनकी कुंडली में षडबल में शुक्र सबसे बली है। शुक्र भोग कारक ग्रह है और भोग की स्थिति इनके लिए बार बार खींचेगा उधर। पर मैं यही चाहूंगा कि इस कुंडली में उदासीनता है तो आप एकदम से भोग की चाहत रखते हुए ही जब भागिएगा अंधी दौड़ भोग की तरफ, तो आप बेवजह रोगी हो जाइएगा, स्वास्थ्य आपका कमजोर हो जाएगा और स्वास्थ्य में परेशानियां आ जाएंगी। सो अपने सबसे पहले तो आप भगवान की शरण में आइए, आत्मविश्वास में अपने वृद्धि लाइए और फिर आप विवाह के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। इसी वर्ष विवाह का योग है, उत्तर दिशा की ओर विवाह की स्थिति बन जाएगी। क्लिनिक आप यही चलाते रहिए, भुवन भास्कर की खूब आराधना करिए। ये जो आपने उपाय लिखा है, मैंने बरसों गणेश जी का पूजन गुड़हल के फूल के साथ किया है और करती आई हूं। आप समझ रही हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया। आप कभी मत छोड़िए इसको। क्या पता सचमुच पंडित जी ने जो कहा था जान चली ही जाती। शायद गणेश जी की पूजा कर रही थी, सो उन्होंने सही समय पर मार्गदर्शन करा दिया। होना न होना अलग विषय है, क्या हुआ और क्या नहीं, पर भगवान की शरण में थी, इससे बेहतर कुछ हो सकता है। आप आगे आपने बहुत सारा लिखा है, आपने सारा विवाह वगैरह करा लिया है, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस सब चीजों के लिए। पर एक चीज मैं महसूस कर रहा हूं कि आपके अंदर कुछ आत्मविश्वास की कमी है, तो भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिए। एक आत्मविश्वास तो चाहिए ही चाहिए। 1 माह विवाह चला, 2015 की बात है ये। 2013 में आपको मार्केस लगा था, 2019 यहां पर देखा जाए तो 9 साल लगभग बीत चले हैं। हालांकि अच्छा ही हुआ कि आपका दूसरा विवाह इस दौरान नहीं हुआ, नहीं उसके भी परिणाम यही निकल करके आते। तो मैं तो चाहूंगा कुछ और साल रुक जाए तो कोई बुराई नहीं है। अभी चल रहा है आपको मार्केस, तो या तो एकदम सही चुनाव आपको मिल जाए तो आप कर लीजिए, और नहीं तो भी रुकिए। एक और बात, एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिएगा, उसकी आपको आवश्यकता है। और हाँ, शिव मंदिर हो घर के आसपास तो शिव जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, और गणेश जी की जो पूजा कर रही है गुड़हल के फूल से, वो करते ही रहिए। उनकी आराधना होती रहेगी तो आपके पंचम को बल जाएगा। और बाकी इस कुंडली में अगर देखा जाए तो लग्नेश, पंचमेश और षष्ठेश, अगर इन लग्नेश, पंचमेश और नौमेश, इन तीनों में अगर देखा जाए तो शनि भी अष्टम में बैठे हुए हैं। धर्म के मार्ग पर चलते रहिएगा, सब ठीक रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कहिए, कमेंट में आपका स्वागत है। मेरे पास इनके बस इतने ही प्रश्न थे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।